स्मॉल टास्क करता हूँ, इससे आपको पता चलेगा कि करना क्या है। एक इनपुट लेनी है और वही नंबर सिंपल डिस्प्ले करवाना है। ये लिख दिया जी। ये मैंने एक नंबर ले लिया, इसका साइज मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल इसको मैंने डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है, अब ये टास्क आप नोट करते जाइएगा जो जो मैं आपको बताता जाऊंगा। नंबर मैं देता हूँ 2 3 4 5 6। ये वाला मैंने 5 डिजिट नंबर दे दिया और उसने मुझको एज इट इज़ ये वाला प्रिंट करके दे दिया। अब ये नोट डाउन करें जो मैं बताने लगा हूँ। ये जो आपने नंबर एंटर करवाना ना, इसकी आप रेंज बता दें 5 डिजिट तक। ये नंबर आपने यूज़र से इनपुट करवाना है 5 डिजिट्स। अभी फ़िलहाल आपने मैसेज ही डिस्प्ले करना है कि कोई भी 5 डिजिट हो, 1 2 3 4 5 तक, ठीक है। यानी कि वो 99999 इस लेवल तक वो नंबर हो, उससे ज़्यादा ना हो। 6 फिगर में आपका नंबर नहीं जाना चाहिए, वो 5 डिजिट तक ही हो। अब जैसे ये हो ना, इसने तो मुझे ये बता दिया कि योर नंबर इज़ 1 2 3 4 5, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि आपने उसको ना, ये मैं अब आपको ना आउटपुट दिखाऊंगा कि ये मुझे एंड पे रिजल्ट चाहिए। योर नंबर इज़ बैकस्लैशन 1 2 3 4 एंड 5। अब ये अभी मैं ना फिलहाल 1 2 3 4 5 ही इनपुट दूंगा, ताकि आपको ना ये इस तरह की मैं आउटपुट की बात करूँ। ये मैंने नंबर दिया, मुझे ये जो लास्ट वाली नहीं लिखी नज़र आ रही, योर नंबर इज़ 1, उसके निचली लाइन में 2 है, उसके नीचे 3 है, उसके नीचे 4 है और उसके नीचे 5 है। इस तरह मुझे आउटपुट नज़र आनी चाहिए। अब इसके अलावा अगर मैं एंटर करता हूँ 6 7 8 9 0, तो मुझे आउटपुट नज़र आनी चाहिए योर नंबर इज़ 1 की जगह पे 6, 2 की जगह पे 7 8 9 एंड 0। इस तरह ना ये आपने नंबर मुझे प्रिंट करके देना है। समझ आ गई मेरी बात की कि नहीं आई? इसको आप नोट डाउन कर लें, और ये असाइनमेंट है, ठीक है। हाँ, इसको आप नोट डाउन कर लें, और इस असाइनमेंट से ना आपका जो ब्रेन है ना वो वर्किंग कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ये वाला काम कर लेंगे, देन हम इन सारे डिजिट्स को ऐड भी कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो सब इजीली हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी आपने सिंपली ये करना है कि योर नंबर इज़, सिमिलरली वो इसी तरह आ जाए 1 2 3 4 5, यानी कि वो हर डिजिट के बाद एंटर हो। ये आपने काम करना है, ये एक छोटा सा टास्क है, सही है। ये वाला काम आज आप कीजिएगा, और उसके बाद हम आगे चलते हैं जी अगले लेक्चर की तरफ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स बताऊंगा और उनकी आपको मैं डिटेल के बारे में बताऊंगा कि आपके लिए ना वो एनहेंस होगा नॉलेज आपका। ये आज का हमारा टॉपिक है जी सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। इसमें जो मोस्टली ऑपरेटर्स चलते हैं ना, वो बेसिकली आपने अभी तक मैथमेटिकल पढ़े होंगे, या आपने इसके अलावा पढ़े होंगे जी ये वाले लेस देन ग्रेटर देन वाले, उनको क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर, या इंक्रीमेंट वाले जो प्लस प्लस लॉजिकल ऑपरेटर्स। वो मैं सारे नाम अभी नहीं ना डिफाइन करता हूँ, जो इसी तरह के अपने ऑपरेटर्स देखे होंगे। लेकिन जो मोस्टली ऑपरेटर्स होते हैं ना, अब आप उनके नाम देखते जाइएगा। पहले नंबर पे आता है अरिथमेटिक, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिमाइंडर ऑपरेटर, देन आता है लॉजिकल ऑपरेटर, देन आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, देन आता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इसमें दो तरह के ऑपरेटर्स आते हैं, एक होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, एक आता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, देन आता है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, देन इसके बाद आता है टेरनरी ऑपरेटर या ऑपरेटर।
ठीक है। अब इनमें से मोस्टली ऑपरेटर्स तो आपने देखे ही होंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास वो सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस, इसके बाद आ गया जी एस्टेरिक, डिवीजन और परसेंटेज का साइन जो होता है ना, वो सारे आपके अरिथमेटिक में आते हैं। इसके साथ साथ ही मैं लिखता जाऊँ प्लस माइनस एस्टेरिक डिवीजन एंड परसेंटेज, ये जो ऑपरेटर थे ना इनको हम अरिथमेटिक ऑपरेटर कहते हैं। अब उसके बाद रिमाइंडर ऑपरेटर में जो परसेंटेज वाला साइन होता है ना, इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर ऑपरेटर। अब उसके बाद आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये किसी भी लैंग्वेज में ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारे पास 3 तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, सेकंड इज कॉल्ड और ऑपरेटर, थर्ड वन इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर ये सारे अलजेब्रा के ऑपरेटर्स होते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल, नॉट इक्वल, ठीक है। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये कौन कौन से होते हैं? इंक्रीमेंट में डबल प्लस, डबल माइनस ऑपरेटर, दीज आर कॉल्ड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स का क्या मतलब होता है जी? आप में से कोई बताए ज़रा मुझे। ओके फाइन, ठीक है, बताया, ठीक बताया। पोस्ट में ये कि आपका ऑपरेशन बाद में परफॉर्म होता है, या ए माइनस माइनस। प्रीफिक्स में ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है और वो बाद में आता है जी, वेरिएबल आपका बाद में आता है। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये जो सिंगल इक्वल टू आप लिखते हैं ना, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, एस्ट्रिक इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, परसेंटेज इक्वल टू, ईटीसी। ये सारे जो उनसे हैं ना जी, ये आपके कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में यूज़ किए जाते हैं। अब इसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर। ये किसी को पता क्या होता है? किसी को नहीं पता? राइट, गुड। इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने मेंशन किया ना, दैट इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है। ये वो ऑपरेटर हैं, अभी मैंने इसमें से ना बहुत ज़्यादा ऑपरेटर स्किप कर दिए हैं। जैसे वो साइज ऑफ का मैंने बताया हुआ है, वो भी ऑपरेटर है। देन इसके बाद आता है जी एक और भी है, क्या नाम है उसका, बिट वाइज ऑपरेटर्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा एडवांस में जाना पड़ता है, तो इसलिए इतना टाइम नहीं आएगा उनको बंदा एक्सप्लेन करे, इसलिए जो चीज़ें मेंशन की हैं उसी को हम देखेंगे। अब ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, ये सबको पता है कि ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसके लिए यूज़ करते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर का भी पता है कि जब आप दो नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं और जो नीचे नंबर बचता है ना, दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, और जो ऊपर आता है क्वोशंट होता है उसको हम स्लैश के ज़रिए देखते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? जहाँ पे आपने कंडीशनल टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है ना, एंड, और नॉट। अगर किसी को इसकी होनो नहीं है तो मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको ना एक ही वॉइस मैसेज करके ये सारा बता दूंगा। रिलेशनल ऑपरेटर ये सारे अलजेब्रा के हैं जो 6 क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। ये इसका मतलब है ग्रेटर दैन, लेस दैन। ये जो डबल इक्वल लिखा ना मैंने, ये वाला, ये सी प्लस प्लस में कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। डबल इक्वल टू इज आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। अब उसके बाद आता है जी बाकी जो उनसे हैं जी, ये वाला लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन सब के साथ आप फेमिलियर हैं फ्रॉम क्लास 6। प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आपको ये बहुत ज़्यादा ना हेल्पफुल हो जाएगा, और इसमें से एक ऑब्जेक्टिव आपको मस्ट आएगा एग्जाम में ना, पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स के ऊपर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर किस लिए यूज़ किया जाता है? असाइनमेंट ऑपरेटर ये जो आप लिखते नहीं थे, इंट ए इज इक्वल टू 10, या किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। अब कंपाउंड असाइनमेंट, ये आप में से किसी को पता है ये क्या चीज़ होती है? ये ऑपरेटर्स का क्या काम होता है?
प्लस इक्वल करके तो ठीक है लिखते हैं, तो लिखते क्यों हैं? कंपाउंड के तौर पर लिखते हैं। चलें ठीक है, एक्सेप्टेड। एक्चुअली ये जो प्लस इक्वल टू लिखते हैं ना, इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ये किस लिए लिखा जाता है। अब ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि आपने लिखा है जी इंटीजर, इसको मैं ना ज़रा कलर चेंज कर दूँ, इसका साइज़ भी बड़ा कर दूँ, ताकि इसका कलर कर देता हूँ जी मैं दैट वन, साइज़ कर दिया मैंने इसका 14। इंट a इज इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने। अब मैं करवाता हूँ a इज इक्वल टू a प्लस 10। एक मैंने ये वाली लाइन लिखी, ये आपको रिजल्ट 20 शो कर देगी, ठीक है, यानी कि a में ये 10 का इंक्रीमेंट कर रही है। फिर मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल टू 10। अब ये जो मैंने दूसरे वाली स्टेटमेंट लिखी है ना, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, इनमें कोई किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। और जो सेकंड लाइन में मैंने प्लस इक्वल टू कंबाइंड लिख दिया ना, इसको कहते हैं कि आपने कंपाउंड ऑपरेटर के साथ ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया है। इट मीन्स कि आपने इसी वेरिएबल में प्लस किया है 10 को, और इस वेरिएबल को भी आपने अपडेट कर दिया है। अपडेट का मतलब है कि आपने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। जैसे ये मैंने a इज इक्वल टू 10 लिखा, इधर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 25। ये जो मैंने a इज इक्वल टू 25 किया ना, ये मैं बेसिकली a में 25 का ना कह लें कि चेंजिंग कर रहा हूँ, या मैं a को अपडेट कर रहा हूँ 25 के साथ। अब इसमें जो मैंने काम किया है a इज इक्वल टू a प्लस 10, a की वैल्यू में 10 का इंक्रीमेंट और a को अपडेट कर रहा है, दो काम जब परफॉर्म करवा रहा है। a इज इक्वल टू a प्लस 10, पहले इंक्रीमेंट देन उसके बाद वैल्यू अपडेट होगी। अब ये वाला जो ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, ये डबल काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, प्लस भी ऑटोमेटिकली कर रहा है और अपडेट भी ऑटोमेटिकली कर रहा है। यहाँ पे आपने इसको खुद से एडिशन करवा रहे हैं और खुद से आप इसको अपडेट करवा रहे हैं। ये जो उनसा ऑपरेटर है ना, प्लस इक्वल टू नहीं, वो उसमें है दूसरे वाले में, ठीक है, इसका इतना ही था। अब ये जो पोस्ट फिक्स और वाला ना, इसमें आप अक्सर वो जब लूप्स में आप जाते हैं, फॉर के लूप में इंट a इज इक्वल टू 10, a लेस देन इक्वल टू 100 एंड a प्लस प्लस, उसके बाद आप ये आप लिखते हो सी आउट, आप इसको ऐसे करवाते हो। अब इसकी जगह पे अगर आप a प्लस प्लस की जगह पे ये जो आपने प्लस प्लस लिखा ना, आप इस स्टेटमेंट की जगह पे ये भी लिख लो ना, a इज इक्वल टू a प्लस 1, ये लाइन भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिस होती है a प्लस प्लस लिखने की, दोनों में कोई फ़र्क नहीं आया। लेकिन ये जो प्लस प्लस है ना, दैट इज़ 100 टाइम फास्टर दैन अदर ऑपरेटर। ये वाला, ये जो मैंने कंपाउंड असाइनमेंट लिखा है ना, ये जब आप बड़े बड़े लूप्स लिखते हैं ना, जहाँ पे आपने लाखों की कैलकुलेशन करनी हो, उसके लिए कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया जाता है। वाई? बिकॉज एक तो ये कि ये ऑपरेशन डबल कर रहा होता है और ये 100 टाइम फास्टर होता है इस वाले ऑपरेशन से, ठीक है। a इज इक्वल टू a प्लस 10, ये स्लोर है, a प्लस इक्वल टू 10, ये 100 टाइम फास्टर है उससे। समझ आई इस बात की? अभी तो आपको नहीं पता चलेगा, आपने अगर एक लूप 1 से लेकर 10 लाख तक चला दिया है और एक लूप आपने 1 से लेकर 1 करोड़ तक चलाया है, उनमें आपको ना इसका पता चलेगा कि दोनों की टाइम कंजम्पशन कितनी है। इनमें अगर आप कभी टाइम कैलकुलेट करें ना, एक लूप को लगा दें 1 से लेकर 10 लाख तक विद a प्लस प्लस, और दूसरे को आप लगा दें a इज इक्वल टू a प्लस 1, दोनों में टाइम डिफरेंस आपको बताएगा कि कौन सा ऑपरेटर फास्ट है। ऑपरेशन एक में डबल हो रहे हैं, एक में सिंगल हो रहे हैं, ठीक है। इसकी समझ आई कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की जी? अभी ये सारा प्रैक्टिकल करूंगा ना, तो मोस्ट आपका ना ज़्यादा आपका ना ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है जी कंडीशनल ऑपरेटर। ये मोस्टली आपका जो होता है ना कंडीशनल ऑपरेटर, इसी के नाम से लग रहा है कि ये कोई ना कोई किसी के ना किसी कंडीशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसका जो सिंटैक्स है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो सिंटैक्स होगा उसमें सबसे पहले आपकी ना कंडीशन आती है। कंडीशन मीन्स जो आप इफ़ की ब्रैकेट में लिखते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन। आपने सबसे पहले कंडीशन लगा दी, देन उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब उसके बाद आपका आता है
ट्रू पार्ट कॉलन फॉल्स पार्ट, और यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट ये बंद हो जाती है। अब ये जो मैंने लिखी है ना कंडीशन ट्रू पार्ट फॉल्स पार्ट दैट वन, इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि 10 ग्रेटर देन 11, अगर तो ये ट्रू है यहाँ पे ये सी आउट करवा दे 10 इज ग्रेटर एल्स इज ग्रेटर। ठीक है, अब ये तो हमें तो पता है कि इसमें 11 बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन जब आपने ए ग्रेटर देन बी वाली फॉर्म में जाएंगे तो सी आउट होगा जी ए इज ग्रेटर और सी आउट बी इज ग्रेटर। इसकी समझ आई जी? अब यहाँ पे दूसरी असाइनमेंट भी नोट करें, ये भी आपने करनी है। और बल्कि जो आपने की थी ना, मैंने आपको कल या परसों जो प्रोग्राम सेंड किए थे उसमें एक ठीक है, हाँ, राइट ए प्रोग्राम दैट आस्क्स यूजर टू एंटर मार्क्स ऑफ 10 सब्जेक्ट्स एंड टोटल मार्क्स और एवरेज उसकी फाइंड करे। ठीक है, एंटर दी मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कर देता हूँ। टोटल मार्क्स एवरेज मार्क्स ग्रेड ऑफ द स्टूडेंट विदाउट यूजिंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो असाइनमेंट है ना ये मैंने आपको दी और इसको ये मुझे कल आपने करके देनी है विदाउट इफ एल्स, क्योंकि मैंने आपको ये कंडीशनल ऑपरेटर का बता दिया तो इसलिए अब आप इसको इजीली कर लोगे। अगर मैं आपको ना बताता तो फिर आपको ना थोड़ा सोचना पड़ना था। सही है, ये पहले मेरे जेन में नहीं आई थी, अगर मेरे जेन में पहले आती तो पहले मैंने आपको ये असाइनमेंट देनी थी, उसके बाद फिर मैंने ना ये ऑपरेटर नहीं लिखना था, फिर आपको मैंने ये कल बताना था। लेकिन अब क्योंकि मैंने लिख दिया तो आपने ये वाली असाइनमेंट आप लाजमी लिख कर देनी है कि राइट है प्रोग्राम विच आस्क्स यूजर टू एंटर द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, और इसमें आपने कैमल नोटेशन को यूज़ करना है, यानी कि ए बी सी डी सब्जेक्ट नहीं रखने बल्कि इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्यूटर इस तरह के आपने सब्जेक्ट्स के नाम रखने हैं, वेरिएबल्स के नाम। ठीक है, अब ये भी आपसे हो जाएगी और अब आपने इसको लाजमी करना है, क्योंकि अब यहाँ से ये कि जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ना उतना ही आपके लिए ये सबसे ईजी होता जाएगा, आपको आसानी के साथ इसकी ना समझ भी आने लग पड़ेगी। क्लियर हो गया जी? नहीं, वो उसके ना अब हाँ वेरिएबल का फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है, उसका कैपिटल आता है। बिल्कुल राइट। अब चलते हैं जी आगे, जो प्रैक्टिस है ना हमारी इसकी प्लस प्लस की और माइनस माइनस की, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। अच्छा जी, अब ये अगर आपको बात समझ में आ गई ना तो इट मीन्स कि आप प्लस प्लस और माइनस माइनस का कोई भी प्रोग्राम आएगा ना आप उसको वेरी इजीली कर सकते हो। यहाँ पे हम इसको a इज इक्वल टू 9 से इनिशियलाइज करवाते हैं, सी आउट ए एंड एल। ठीक है जी, सबसे पहले काम हम ये करवाते हैं, सी आउट ए प्लस प्लस एंड एल, ये काम करते हैं, सी आउट ए एंड एल ये करते हैं जी। बताएं जी कि इस लाइन की क्या आउटपुट आएगी, बल्कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी इसकी। आपने बतानी है, मैंने नहीं बतानी। 9 9 10 9 9 10 ये बता रहे हैं जी, यही बताइए। राइट, ख्याल से। अब आप अपने एक मिनट जी, 9 10 9 10 और आगे नहीं 9 10 9 बता रहे हैं,
9 10 और 9। इसके अलावा आप तीसरा भी कोई बताइए जी, उसके मुताबिक क्या आएगी। नाइन 10 9 ही कह रहे हैं, राइट। अब इसको जी रन करके देखते हैं कि कौन सी आउटपुट आ रही है। 9 10 आ रही है कि 9 10 9 आ रही है। 9 9 और 10, इट मीन्स कि ये जो थी ना 9 9 और 10, जो सबसे पहले बंदा बोला है उसकी आउटपुट को उसने देखा है, दूसरे को उसने इग्नोर कर दी है, वो नहीं आई। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि भाई जिन्होंने सही बताया है उनका तुक्का लग गया या क्या है, जिन्होंने दूसरा बताया है उनकी क्यों नहीं ठीक आई। अब ये बात आपने समझनी है। अगर तो आपको ये वाली बात समझ में आ जाती है ना, फिर आपके प्रोग्राम में 15 प्लस प्लस हों या 15 माइनस माइनस हों, आप इजीली उसकी ना कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है। अब ये जो है ना पहले वाली लाइन, इसका मैं फाउंड थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये सी आउट ए, ये तो 100% बता रही है कि जी ए में आपने 9 स्टोर किया था, इसने आपको 9 ही डिस्प्ले करके बता दिया है। अब ये जो ए प्लस प्लस है ना, ये क्या काम करता है, अभी मैंने इधर आपको बताया कि ए प्लस प्लस जो सा है ना, ये ए प्लस प्लस इट इज इक्विवेलेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ये वाली बात होती है, या ए प्लस इक्वल टू 1। ये जो मैंने तीनों एक ही लाइन में लिखे हैं ना, ये वाले ए प्लस प्लस, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस इक्वल टू 1, इन तीनों का एक ही मकसद पर्पस है। मीन्स के ए प्लस प्लस का मतलब है कि ए में ए का इंक्रीमेंट करना है और ए को अपडेट कर देना, यानी कि प्रीवियस वैल्यू बॉक्स में से ख़त्म कर दो और उसमें जो नई वैल्यू आफ्टर प्लस आई है ना वो ऐड कर दो। समझ आई? प्लस प्लस का ये पर्पस ये है। लेकिन ये अभी हम कर रहे हैं, ये जो है ना एग्जाम्पल है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, इसके नीचे वाली लाइन है। अब सबसे पहले आपके पास आ रहा है सी आउट ए। ए का मतलब है कि ए में जो पड़ा हुआ है ना वो हमें दिखाओ। अब ए में जो सबसे उसको पहले मिला था ना, पहले वैल्यू वो उसकी 9 थी, उसने लिहाजा इधर 9 डिस्प्ले कर दिया और प्लस प्लस का ऑपरेशन उसने बाद में परफॉर्म किया। बाद का मतलब है कि बैक एंड पे उसने ए की वैल्यू 10 कर दी है, लेकिन पहले उसने डिस्प्ले 9 कर दी है। इस बात की समझ आई? हाँ। अब ए में जब आपने अपडेट कर दिया, ए में वैल्यू 10 चली गई है। अब सी आउट ए, इट मीन्स कि अब वो ए की अपडेटेड वैल्यू आपको 10 शो करेगा। एम आई राइट? अब चलते हैं जी यहाँ से दोबारा आगे। अब यहाँ पे हम प्लस प्लस ए एंड एल। अब इसकी बताएं जी, इसकी आउटपुट क्या आएगी? 11 कैसे आएगी? अब ये प्लस प्लस ए और ए एग्जैक्टली यानी कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस ए दोनों में ये फ़र्क है कि ऑपरेशन दोनों एक ही करते हैं, ऐड ही करते हैं। लेकिन ए प्लस प्लस में पहले वैल्यू डिस्प्ले होगी देन ऐड होगी, और प्लस प्लस में पहले एडिशन होगा देन वो डिस्प्ले होगी। क्या? इसलिए इसको इसको कहते हैं प्रीफिक्स, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद आपके पास जितने मर्जी आ जाए, इट मीन्स के इसकी भी आउटपुट फिर 11 बन गई। अब आप लिखते हो सी आउट माइनस माइनस ए एंड एल, सी आउट ए एंड एल। अब इनके भी फिर आप आउटपुट बताते जाएं। जी हाँ, मैंने गलत लिख दिया बिल्कुल। ये एक्स है जी, ये भी है। अच्छा, प्री में ऑपरेटर बाद में आता ना। ये लें जी एक्स और वी। ओके फाइन, ठीक हो गया जी। राइट। अब इसकी आउटपुट बता दें जी, माइनस माइनस ए। इसकी क्या आउटपुट आएगी जी? माइनस माइनस की क्या? 8 कैसे? यहां तक नहीं,
ये देखो, जिसको मैंने ये सिलेक्ट किया हुआ ना, अब ए की वैल्यू आपके पास 11 चल रही है, ऊपर वाली वैल्यू वो मेमोरी से फ्लैश हो गई हुई है ऑपरेशन के बाद अपडेटेड, ठीक है ना, 10 आएगी, उस वैल्यू को नहीं देखना, फिर ये 10 आ गई, इधर ए की वैल्यू इस वाले में 10 आ गई। अब इसको दोबारा करते हैं जी, ए प्लस प्लस, बल्कि हमारे इतने ऑपरेशंस बहुत हैं, इसके ऊपर ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं जी, अब इसकी हम देखते हैं कि आपने जो बताई हैं वैल्यूज़ वो इसी के मुताबिक यही आ रही हैं या कुछ और आ रही हैं। 9 9 10 11 11 10 10, ठीक है जी, 9 9 10 11 11 10 और 10। इट मीन्स कि अब आपके ये पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स ऑपरेटर जो है ना, ये आपके 100% ओके हो गए हैं। अब इसमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। लाइन बाय लाइन आप इसको खुद ही कंपाइल करते जाएं और ए की वैल्यू को अपडेट भी करते जाएं। ये ना हो कि आप जो अपडेट कर रहे हो वो आप प्रीवियस वैल्यू उठा लो तो आपकी सारी की सारी आउटपुट गलत आ जाएगी। ठीक है जी, समझ आ गई। और इसमें से एक क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आ जाए, आएगा तो मोस्टली ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आएगा ज़रूर, क्योंकि ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ना थोड़ा वो बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए देते हैं इस तरह का। राइट, अब चलते हैं जी आगे। कंडीशनल ऑपरेटर जो था ना, उसकी जो प्रैक्टिस मैं आपको करवाता हूँ, इधर ही मैं आपको करवा देता हूँ। ये मैंने लिखा जी 10 ग्रेटर दैन 11, कंडीशन लगा दी। उसके बाद मैंने ये लगा दिया जी क्वेश्चन मार्क, ट्रू पार्ट में लिखता हूँ 10 इज ग्रेटर \n क्वेश्चन मार्क, सॉरी सेमीकोलन, सी आउट 11 इज ग्रेटर जी। इसकी आउटपुट बनेगी 11 इज ग्रेटर, ठीक है। ऊपर वाली उसको आपने इग्नोर करना, क्योंकि वो तो हमारा पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स का काम था। ये वाला जो था ना जी, ये अब हमारा कंडीशनल ऑपरेटर के साथ हमारा काम चल रहा है। 11 इज ग्रेटर, ठीक है जी, समझ आई, समझ आ गई। अब यहाँ पे हम अपने इस प्रोग्राम को चेंज करते हैं। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, अब ये साथ साथ अगर किसी ने प्रोग्राम लिखने हैं तो लिखते जाए। प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये डन हो गई है जी। अब करते हैं जी प्रैक्टिस ऑफ ऑपरेटर। इसमें ये करते हैं कि आप लिखते हो जी 2 नंबर की एंट्री करवाते हो यूज़र से, उसको कहते हो कि दोनों नंबर्स में से बताओगे बड़े वाला नंबर कौन सा है, ए नंबर बड़ा है या बी बड़ा है, यूज़र से अब आपने लेना है। ठीक है, इसकी समझ आई कि साथ में प्रोग्राम लिखूँ, which finds the बिल्कुल larger which finds the larger number between numbers। ये जो है ना उसके बगैर है, इफ एल्स के बगैर की बात कर रहा हूँ मैं, विदाउट यूजिंग इफ एल्स। आप 2 नंबर ले लेते हो, नंबर 1 और नंबर 2, सी आउट एंटर नंबर 1, आपने इधर सी इन नंबर 1 करवा दिया जी। आपने लिख दिया जी एंटर नंबर 2, सी इन आपने नंबर 2 करवा दिया। अब यहाँ पे आपने लिखना है जी एन ओ, पहले मैं आपको ना वो वाली जो प्रीवियस लिखी थी ना 10 ग्रेटर दैन 11 क्वेश्चन मार्क, सी आउट दिस वन सी आउट दिस वन। ठीक है, इसके साथ मैं आपको कंपैरिजन करवाऊंगा, फिर आपको करने में आसानी होगी। अब 10 मीन्स नंबर 1, 11 मीन्स नंबर 2। ठीक है, अगर तो नंबर 1 बड़ा है तो आपने लिखना है नंबर 1 इज ग्रेटर, साथ में इसको \n कर दे, एल्स सी आउट नंबर 2 इज ग्रेटर \n कर दे दिस वन। इस लॉजिक की समझ आई जी। दैट वन, ये मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा है। बाकी सारे स्टूडेंट्स को समझ आ रही है कि मैं और ये नबील काम करते जा रहे हैं। समझ आ रही है, गुड। अब इसको हम करते हैं रन।
ये नंबर 1 देता हूँ जी मैं 23, नंबर 2 में देता हूँ 45। अब इन दोनों में नंबर तो ऑब्वियसली 45 ही बड़ा है, इसको मैं एंटर करूँगा। उसने मुझे बता दिया कि 45 इज़ ग्रेटर। क्लियर हो गया जी, मेरा ख्याल है क्लियर ही है। अब चलते हैं जी आगे प्रॉब्लम की तरफ। अब ये नबील ये प्रॉब्लम भी नोट डाउन कर लो, ये भी पार्ट ऑफ असाइनमेंट है। मैंने नंबर 1 लिखा 23 और दूसरा मैं लिखता हूँ 1। उसने बता दिया जी 23 इज ग्रेटर। ठीक है जी, यानी कि एक दफ़ा उसने नंबर 2 का बता दिया ग्रेटर है, दूसरी दफ़ा उसने बता दिया कि जो नंबर 3 है ना वो ग्रेटर है। क्लियर होगी। देन दोबारा रन करें जी। अब मैं लिखता हूँ जी 45 एंड 45 इज ग्रेटर, लेकिन ये तो स्टेटमेंट गलत होगी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे मैसेज आना चाहिए कि 45 बोथ नंबर्स आर इक्वल। इसने बताया कि 45 बड़ा है, हालांकि दूसरा नंबर भी 45 है। प्रॉब्लम की समझ आई है आपको? समझ गए ना? सेम हो उसको, अब आपने देखना है कि हमने उसको देखना है कि हमने इसको किधर एडजस्ट करना है। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मुझे नोट डाउन कर लें, ये आप लोग खुद करेंगे। नहीं समझ आएगी मैं हेल्प कर दूंगा इसमें आपकी। इसी में देखना है, इसी स्टेटमेंट में। नहीं कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी लूप पे तो अभी गए नहीं ना, हम तो अभी इसी पे बात कर रहे हैं। कंडीशन उसके देखना है कि अब हमने इक्वल टू को उसमें कैसे एडजस्ट करना। जैसे वो नंबर वन ग्रेटर देन नंबर 2 हो, नंबर 1 इज ग्रेटर एल्स नंबर 2 इज ग्रेटर एल्स जोन सा है जी, वो आपका जो पार्ट है ना बोथ नंबर्स आर इक्वल। इफ एल्स इसमें तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम कैसे करेंगे? एक ये वाला, और आगे अब आपने देखना है कि 3 नंबर आपने यूजर से लेने हैं कि एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3 एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। अब आपने 3 नंबर्स का ग्रेटेस्ट फाइंड करके देना है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशनल ऑपरेटर। फाइन हो गया, राइट। अब इसको यहाँ तक ही रखते हैं। मुझे ये याद आया कि मैंने आपको कहा था कि आपने 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स प्रिंट करने हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ लूप। वो काम किधर गया जी? वो किया था पता नहीं यार, इधर से मैं करता हूँ ना, ये आप देख लीजिएगा जिस मेथड से ना मैं कर रहा हूँ। वो नहीं हुआ था, चलें पहले ये करते हैं जो आप कह रही है ना, बल्कि उससे पहले वाला करते हैं कि इंट ए इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने प्रिंट करवाना है जी सी आउट ए एंडल, या एंडल के बगैर ही लिख देते हैं हम दिस वन। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर ना 1000 तक आपने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं विदाउट यूजिंग लूप। सबसे पहले इसको करते हैं जी लूप के साथ, ताकि सबको समझ आए कि ए इज इक्वल टू 1, ए लेस देन इक्वल टू 1000, ए प्लस प्लस। राइट, ये वाला जो काम है ये तो लूप्स में इजीली हो जाता है। 1 से लेकर 1000 तक उसने नंबर सारे के सारे प्रिंट करवा दिए। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने देखना है कि जो मेरा क्वेश्चन है उसमें हमने विदाउट यूजिंग लूप इसको कैसे करना है। ठीक है जी, ये 1000 तक नंबर उसने ना जी प्रिंट कर दिए हैं 1000। अब जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने अब इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। वो कैसे था? कुछ ने किया था वो बिगिन के साथ और स्टार्ट के साथ बाय यूजिंग गो टू स्टेटमेंट, वो भी ठीक है, लेकिन ये भी देख लें जिससे मुझे आता है आपको भी फ़ायदा होगा जी। सबसे पहले हम लिखते हैं जी सी आउट ए प्लस प्लस दिस वन। ठीक है, एक तो मैंने ए को प्रिंट कर दिया और उसमें मैंने ए का एडिशन भी कर दिया, यानी कि ये वाला काम और ये प्लस प्लस वाला काम मैंने कर दिया। ठीक हो गया। अब उसके बाद मैंने लगानी है ये वाली कंडीशन ए लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ इफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो तो एग्जिट 0 कर दो, एल्स ये वाला काम करो।
ठीक है, इसको मैं रन करके देखता हूँ, पता नहीं भूला ना वो कोड अब। अच्छा नहीं, वो लस जी इसने एग्जिट कर देना, ये कुछ भी चीज़ प्रिंट नहीं करेगा। हाँ अच्छा, इसको ऐसे करते हैं, मेन कोई बार बार कॉल करना पड़ेगा, और मेन को कॉल करो, ये ऊपर आएगी ना मेरा ख्याल है, ये ऊपर आएगी, इसको एक्स कर दें, इसको ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, एल्स एग्जिट कर दे, ये वाली थी जी। नहीं ये भी नहीं करेगा, अब इसमें ये है कि इसमें दो काम परफॉर्म करवाने पड़ेंगे, दैट वन, इसमें मैंने दोबारा मेन को कॉल करना होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिकर्सिव लूप, ये मैंने इसको ना रिकर्जन में डाल दिया, बिल्डिंग सक्सेसफुली, ठीक हो गया जी, क्लियर। क्योंकि मेन वाहिद फंक्शन है जो अपने आप को भी कॉल कर सकता है, और मेन की यही मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी कि मेन इज दैट फंक्शन हु विच कैन कॉल एनी टाइप ऑफ फंक्शन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको बताने का मकसद ये था कि मेन के अंदर ही आप मेन को भी कॉल कर सकते हैं। नहीं नहीं, अब ये क्यों नहीं हो रहा, एक तो इसकी समझ आई थी ये जो हमने लूप्स के थ्रू किया था, किस ये मेन के अंदर जो मेन को कॉल कर रहा हूं इसकी समझ नहीं आई। जी जी, इसकी समझ मेन के अंदर नहीं, ये मेन के बाहर है, ये ग्लोब। अच्छा अब ये भी बताता हूँ, चलो ये कह रहे ना ऐसा क्यों नहीं किया, ठीक है, ये कह रहे हो ना। अब पहले इसको ना थोड़ा शॉर्ट करते हैं, ये था जी। अब मैंने आपको बताया था कि आपका प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट होता है ना, सबसे पहले फंक्शन कौन सा कॉल होता है, मेन का, क्लियर क्लियर। अब मेन जैसे ही स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहले देखेंगे ए में क्या पड़ा हुआ है, 1, आगे कंडीशन टेस्ट हो रही है 1 इज लेस देन इक्वल टू 1000, कंडीशन बिल्कुल ट्रू मिल गई, उसने सी आउट ए यानी कि उसने 1 प्रिंट कर दिया और 1 में एक का इंक्रीमेंट करके ए को 2 कर दिया, 2। अब उसके नीचे मैंने लिखा दोबारा मेन ने अपने आप को दोबारा से कॉल कर लिया है, यानी कि कंट्रोल आपका यहां से इस लाइन पे आ गया, दोबारा से वापस आया, ब्रेसिस मिली, यहाँ पे उसको मिला कि ए इज इक्वल टू 1 है, उसने 2 की बजाय ए को दोबारा 1 कर दिया, ठीक है। ये आपका इनफाइनाइट लूप बन जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा था ना इंट ए इज इक्वल टू 1, मैंने उसको बाहर लिख दिया, जब वो इधर आया सी आउट पे उसने इसकी जगह पे 2 कर दिया, मैंने मेन को कॉल की, वो दोबारा गया, उसने ये दोबारा कंडीशन चेक की कि 2 लेस देन है, 3 4 एंड अप टू सो ऑन 1000 तक जाकर उसने इसको चेक किया। अब 1000 से जैसे ही वो ऊपर गया ना 1001, उसको मिला ये वाली कंडीशन फॉल्स मिल गई, इफ पार्ट वाली, एल्स पार्ट में जाकर उसने इसको एग्जिट कर दिया। अगर आपने ये एग्जिट नहीं भी लिखना ना, आप रिटर्न 0 भी लिखोगे फिर भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें कोई खास काम नहीं कर रहे, ठीक है जी, क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं जी दूसरे पार्ट, नहीं कंडीशन उसने इधर तक चेक करनी है, ए में जब आपके पास 1000 आ गया, 1000 उसने डिस्प्ले करने के बाद 1001 कर दिया, यहाँ पे जो कंडीशन चेक होगी ना 1001 इज लेस देन इक्वल टू 1000, ये वाली कंडीशन चेक होगी, यानी कि ए की जो अपडेटेड वैल्यू आएगी, आप इसमें बेशक ये प्रिंट करवा के देख लें
ए की जो लास्ट में वैल्यू मिलेगी ना वो आपको 1001 मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये अपने लिए कर लीजिएगा, मैं नहीं करके दे रहा आपको। ये आपका मिल गया एक सोल्यूशन। अब चलते हैं अगले की तरफ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है विदाउट यूजिंग टर्मिनेटर, ठीक है ना। अब उसमें आपने वो डिफाइन के साथ कामा यूज़ कर लिया था, वो सॉरी टर्मिनेटर, लेकिन वो आपके प्रोग्राम में तो सारा नज़र आ रहा था। अब अकॉर्डिंग टू माई स्टेटमेंट आपने पूरे प्रोग्राम में कोई भी टर्मिनेटर यूज़ नहीं करना था। अब आपने सबसे पहले C++ में उस चीज़ को पिक करना है जिसके लास्ट पे टर्मिनेटर नहीं आता। एक तो ये आपकी इफ़ कंडीशन है जिसके लास्ट पे टर्मिनेटर नहीं आता, दूसरा आपका लूप है जिसमें टर्मिनेटर नहीं आता लेकिन इसके अंदर टर्मिनेटर आते हैं। इट मीन्स कि आप लूप की बजाय अगर आप इफ़ कंडीशन को फॉलो करो ना तो वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। कंडीशन में आपने सिंपली वो मैसेज देना था हेलो, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना था और इफ़ के स्ट्रक्चर को आपने जस्ट फॉलो करना था। ये है जी, आप इसको लिखोगे आपको हेलो जो सा ना वो प्रिंट होके मिल जाएगा। मैं करता हूँ, आप ये पहले इसकी आउटपुट देख लेना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्ड स्टार्ट, ये ठीक है, हेलो नजर आ गया आपको। ठीक है, यानी कि इस प्रोग्राम में आपको कुछ भी जो सा ना जी टर्मिनेटर लिखा नजर नहीं आएगा। बेशक अगर आप इस लाइन को भी रिटर्न नहीं करते उसके बगैर भी आपका प्रोग्राम जो सा ना रन होगा। लेकिन ये क्योंकि स्ट्रांगली चेक्ड डाटा टाइप है, मे भी इसमें एरर ना दे विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, हेलो प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब इसमें आप देख लो, ये टिप यही थी कि आपने अपने प्रोग्राम में कोई भी सेमीकोलन यूज़ नहीं करना और आपने इसके बगैर इसको डिस्प्ले करके देना है। वो इफ़ के ज़रिए मैंने आपको करके दे दिया है, सही है। अब इसका लॉजिक ये है कि सी आउट में आप कुछ भी लिखोगे ना, इफ़ के अंदर वो कंडीशन चेक करने के लिए जाता है, लेकिन जैसे वो कंडीशन चेक करने के लिए गया ना उसको सी आउट मिल गया, उसने सी आउट वाला काम पहले परफॉर्म कर दिया। अब कंडीशन तो उसको मिली नहीं, इसलिए उसने इफ़ को ब्रेक कर दिया और उसके ब्रेसिस में भी उसको कुछ नहीं मिला, वो वहाँ से बाहर आ गया ऑटोमेटिकली। क्लियर।